देखिए, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य के विषय में। विजयनगर में कितने वंशज आए और कौन से वंश ने और कौन से राजा ने यहाँ पे राज किया था। विजयनगर पहले दिल्ली का क्या था, भाग था। जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत से कहाँ आ रहा था, देवगिरी यानी दौलताबाद अपनी राजधानी बनाने के लिए। पहले तो दिल्ली राजधानी थी, इल्तुतमिश ने बना लिया था दिल्ली राजधानी। लेकिन जैसे ही तुगलक वंश का जो शासक एक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ से वो डायरेक्ट आ रहा था अपनी राजधानी बनाने के लिए दौलताबाद, यानी वो आ रहा था देवगिरी या दौलताबाद, वहाँ पे अपनी राजधानी बनाने के लिए आ रहा था। तो दो साम्राज्य को जीत लिया था, जिसे एक को कहा गया था बहमनी और एक को कहा गया था विजयनगर। नीचे वाले जो कर्नाटक में है ये मान लीजिए एक क्या है, ये विजयनगर है और यहाँ पे था बहमनी। दो साम्राज्य को उसने जीत लिया था। लेकिन जब उसने देखा कि हमने तो जीत लिया, लेकिन हम यहाँ पे अपने दौलताबाद में अपनी राजधानी नहीं बना सकते, दौलताबाद में अपनी हम राजधानी नहीं बना सकते क्योंकि हमारा सेना इतना ज़्यादा थक गया है, यहाँ तक हमें जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस बात को सोचा था। उस समय तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश चल रहा था। इस दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंशज के विषय में आपको बताई हूँ। इसमें से जैसे गुलाम वंश के बारे में आपको बता दी हूँ, सैयद वंश के बारे में, तुगलक वंश के विषय में, खिलजी वंश के विषय में सब बता दी हूँ। तो उसे तुगलक वंश का जो राजा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, वो दौलताबाद राजधानी लेके अपना आना चाहता था। ये सवाल आपसे पूछ भी सकता है कि दिल्ली सल्तनत से हटाकर, दिल्ली राजधानी हटाकर कौन सा ऐसा शासक था जो दौलताबाद अपनी राजधानी बना रहा था तो दिल्ली सल्तनत का। तब आप बता सकते हो कि ये मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने दिल्ली में आके सोचा, दौलताबाद में सोचा कि आके अपनी राजधानी बना दे, लेकिन वो बना नहीं पाया, वापस लौट गया। उसी समय में उसने दो नगरों को जीत लिया था। अब ये जैसे ही दो नगर को जीता, ये देखा गया कि यहाँ से जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली चला गया, अब यहाँ पे नहीं रहने आया है, दिल्ली चला गया। जो दो नगर को जीता था, ये दो नगर अलग हो गए थे। जो विजयनगर था, विजयनगर अलग हो गया, तो वो अलग हुआ था 1336 में। कब वो अलग हुआ था? 1336 में। और जो ये था बहमनी साम्राज्य, ये अलग हो गया था 1347 में। यानी दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन एक दिन मोहम्मद बिन तुगलक को ये लगा कि हम दो नगर जीते हैं दक्षिण भारत में। कहाँ पे? हम दक्षिण भारत में दो नगरों को जीते हैं, क्यों ना हम चलते हैं वहाँ का राजा को बुलाते हैं, मतलब वहाँ पे अपने सेनापति बैठा देते हैं। बुलाया गया किसको? यहाँ का दो भाई, ऐसे तो 5 लड़के थे, जिसे एक आदमी यहाँ रहता था, राजा समझ लिए राजा ही था, जिसका नाम था संगमा। ये संगमा के 5 बेटे थे, लेकिन 5 में से 2 बेटों को बुलाया गया था, जिसका नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। 2 लोगों का ये नाम था, दोनों ये भाई थे। लेकिन इसको बुला लिया गया। ये चला गया था कहाँ पे? चला गया दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के पास। बोला कि हाँ बोलिए सरकार क्या है। उन्होंने कहा कि देख भाई, हम तो जब यहाँ के नगर को जीत लिए हैं तो वहाँ पे तू सेनापति बन जा। बोला कोई बात नहीं, हम तो आपके सेनापति हैं, जो चाहेंगे हम वही करने वाले हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम वही करेंगे। इसके बाद ये आया और बताइए कि ये आने के बाद दोनों भाई अपना वंशज तैयार कर लिया, क्योंकि उसके पिता का नाम था संगमा, तो इसने संगम वंश का स्थापना कर लिया था। तो संगम वंश का स्थापना अगर कोई पूछे या फिर आपके पेपर में आए कि संगम वंश के संस्थापक कौन है, तो आप बता सकते हो कि हरिहर प्रथम थे और बुक्का प्रथम थे। इन दोनों का नाम यही था। ये हरिहर प्रथम अपना राज्य करना स्टार्ट कर दिया। देखो, इसमें 4 वंशज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा टोटल कितने वंश के बारे में? 4 वंश के विषय में। कौन सा? एक हम संगम वंश पढ़ेंगे, सालूब वंश पढ़ेंगे, तुलुब वंश पढ़ेंगे और आरवीडी वंश पढ़ेंगे, आरवीडू वंश पढ़ेंगे। ये 4 वंश पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको किस वंश में समझ में, ये वाला जो है, तो ये तुलुब वंश के बारे में सबसे ज़्यादा समझना है। उससे बड़ा संगम वाला है। इन दोनों के विषय में सबसे ज़्यादा जानना है, क्योंकि राजा यहीं पे एक न एक आते गए। अब संगम वंश के विषय में हम देखते हैं। देखिए, ध्यान में रहे कि संगम काल नहीं, संगम काल आपको पढ़ा दिया गया है, लेकिन संगम वंश के विषय में आपको बता रही हूँ।
संगम वंश के जो संस्थापक थे इनका दोनों का नाम था, एक का हरिहर एक का बुक्का नाम था। 2 भाई थे, इन दोनों भाइयों ने यहाँ पे आके संगम वंश चलाना स्टार्ट कर दिया था। ये रहा कर्नाटक में, ठीक है। और ये रहा बहमनी। बहमनी तो अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है, बहमनी के विषय में नहीं समझना है। बहमनी में जो 5 वंश आए थे उसके विषय में बताऊंगी। फिलहाल में आप इसके वंश के बारे में विजयनगर साम्राज्य के विषय में समझ लीजिए। विजयनगर का जो साम्राज्य था इसकी राजधानी हम्पी थी। विजयनगर का राजधानी कहाँ था? तो हम्पी था। ध्यान में अपने रहे कि ये कहाँ पे था, हम्पी में इसकी राजधानी थी। तो संगम वंश का संस्थापक अगर पूछता है तो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम को आप बता सकते हो, ठीक है। बुक्का प्रथम के दरबार में एक सयान एक कवि था, ठीक है। और देखिए इसको कहा जाता है कि इसको वेद टिप्पणी ये लिखने का बहुत शौक था, ये वेद पुराण ये सब कुछ ये लिखता उखता था। इसके बाद इसी के समय बुक्का प्रथम के समय ही बहमनी का मोहम्मद प्रथम ने, यहाँ पे बहमनी था और मोहम्मद प्रथम ने ये रायचूर एक जगह है वहाँ पे, ये इतने जगह में रायचूर है, इसे जीतने के लिए इन दोनों में बहुत भीषण लड़ाई हो जाती है, जिसमें जीत जाता है कौन? जीतता है मोहम्मद प्रथम, जीत जाता है और रायचूर इसी के हाथ में आ जा, मतलब इसी का अब तो स्थान इसी का है। ये लड़ाई होती है तुंगभद्रा नदी के तट पे। तुंगभद्रा नदी यहाँ पे है, इसी तट पे यहाँ पे लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। किसके समय में? देखिए इसी समय से बहमनी यहाँ तक आना स्टार्ट कर दिया था। देखा कि विजयनगर का स्थापना हो गया। अब विजयनगर में हमें ज़रूरत है कि अगर वहाँ पर राजा कमज़ोर पड़े तो देखो एक राजा को मारने के बाद दूसरा राजा अपना वंशज तैयार कर देता है। ये जब से हम हरियंक वंश पढ़ रहे थे, चाहे हम हरियंक वंश के बारे में पढ़े, शिशुनाग वंश के विषय में पढ़ लिए, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन, कितने भी वंशज के बारे में जब हमने पढ़ लिया था, उसके बाद आगे हम लोग मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया, अशोक के विषय में पढ़ लिया, इन सबों के बारे में जैसे पढ़ा तो ये दूसरे को मार मार के अपना अपना राज करने के लिए अपने उसी का सेनापति उसको मार के राज करना स्टार्ट कर अपना वंशज तैयार कर लेता था। इसी तरीके से यहाँ भी हुआ। तो यहाँ का पहले राजा था जो बहमनी का, ये युद्ध करने के लिए आया, जिसका नाम था मोहम्मद प्रथम। किसके समय आया था? ये इसके समय में आया था, बुक्का प्रथम के समय में ये आया था। इसका तो बात ही खत्म। हरिहर भाई इसके बारे में तो आप जान ही लिए, हरिहर प्रथम के बारे में। बुक्का के समय में आया था और इसी को हरा दिया और अपनी ये रायचूर जीत लिया, ठीक है। इसके बाद इसे वेद मार्ग प्रतिस्थापना का उपाधि इसने धारण किया था, इसे कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आया था वेदराय, तीसरा राजा आया था यहाँ पर, जिसका नाम था देवराय, सॉरी वेदराय नहीं देवराय, जिसका नाम क्या था? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम के समय भी बहमनी का एक राजा था जिसे कहा जाता है फिरोज शाह। इसने भी यहाँ पे आके हमला कर दिया था। उसने जब हमला कर दिया यहाँ पे, देखिए जो देवराय थे ना, देवराय बहुत कुछ काम किए। उन्होंने तुंगभद्रा नदी पे नहर बनवा दिया, खूब सुंदर नहर वहर बनवा दिया है। इसके समय में तुर्क का धुरंधर खूब तीर धनुष चलाते नहीं है, वो इसके पास में थे। वैसे सैनिक भाई, सेना सैनिक इन सबों के पास में था। पहले गोली बारूद का कोई जमाना ही नहीं था, गोली बारूद लेके चले, ठीक है। तो यहाँ पे फिरोज शाह ने इससे आके लड़ाई किया, लेकिन कहा जाता है कि धीरे धीरे वैवाहिक संबंध इन सबों का बनना स्टार्ट हो गया, ये कुछ नहीं किया और चला गया, ठीक है। उसके बाद देवराय द्वितीय आता है। कौन आता है? इसी संगम वंश का जो एक और राजा रहता है जिसका नाम रहता है देवराय द्वितीय। इसे गजवेटका कहा जाता है। ध्यान में रहे, इसे क्या कहा जाता है? इसे गजवेटका कहा जाता है। कहा जाता है कि हाथियों को मारने में शौकीन था, बहुत ज़्यादा हाथियों को ये मारता था। छोटे मोटे जानवरों को मारना तो एक अलग बात है, लेकिन ये बड़े बड़े जानवरों को यानी हाथियों को मारता था, तो इसे गजवेटका कहा जाता था। ये और ख़तरनाक तो नहीं था, लेकिन अगर एक राजा के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जैसे तुल्लु वंश के राजा का नाम जो था, उस तुल्लु वंश के राजा के बारे में बताऊंगी तो सोचना पड़ जाएगा कि अरे वो बहुत था, जो कृष्णदेव राय कुछ ऐसा उसका नाम था, वो बहुत ज़्यादा तेज था, तो उसके बारे में बताऊंगी। ये देवराय जो था ना, ये क्या करता था,
इसके समय में अब्दुल रज्जाक आए थे भैया, इनके समय में आ गया था। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा शौक था, ये देखो दोनों चीज़ को रखता था, ये कुरान भी रखता था और ये गीता भी रखता था। कौन? देव राय प्रथम। तो देव ऐसा कौन सा राजा था जो अगर पूछ दिया कि यहाँ पे संगम वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो कुरान और गीता दोनों अपने सिंहासन पे रखता था? तो देव राय प्रथम द्वितीय आप कहोगे, देव राय द्वितीय। देव राय तो प्रथम वो था, देव राय द्वितीय। बहमनी संगम वंश में बहमनी, जो संगम वंश है, बहमनी का कौन सा राजा संगम वंश के राजा के समय आया था? कौन सा राजा संगम वंश का था? मैं बता देना, पहले बुक्का के समय आ गया था, मोहम्मद प्रथम आ गया था। कहीं से नहीं फंसना है, किसी चीज़ को बता देना है। ठीक है, अब्दुल रज्जाक किसके समय में आया था? ठीक है, इसके बाद जब राजा इसका 5वां राजा आया तो उसका नाम रखा गया था मल्लिकार्जुन था। ये मल्लिकार्जुन कुछ नहीं कर पाया था, मान लीजिए कहा जाता थोड़ा बूढ़ा व्यक्ति था, इसने कुछ नहीं किया, थोड़े थोड़े अपने साम्राज्य को संभाला और संभालते संभालते इसने कुछ नहीं किया। इसके बाद में एक राजा और आता है, 6वां राजा आता है, जिसका नाम रहता है विरूपाक्ष। इसका नाम रहता है विरूपाक्ष। अब ये विरूपाक्ष भी देखो, इन दोनों के समय में धीरे धीरे संगम जो वंश था टूटना था, मतलब क्या हो गया था, टूटने के कगार पे हो गया था, बिखरने के कगार पे हो गया था। अगर कहते हैं कि राजा अगर ताकतवर न हो तो राज्य को नहीं संभाल सकता। देश के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राज्य को संभाले कि नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश को तो अगर ताकतवर ना हो, उसके माइंड में बहुत मतलब सब कुछ होना चाहिए, छल हो कपट हो, सब कुछ से इंसान चलता है, आगे बढ़ता है। तब एक ऐसा जीवन है विद्यार्थी जीवन, जिसमें आपको ना तो छल से ना कपट से किसी चीज़ से हासिल नहीं होने वाला है। और जो छल और कपट करके हासिल कर लेता है, छल कपट करके, वो बाद में फिर पछताना स्टार्ट कर देता है। क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है ना, उसको फल भी उसके अनुसार ही मिलता है। मेहनत ना करके छलांग लगा के जाओगे ना, तो कोई हाथ पैर टूटने का संभावना हो सकता है। अगर आपसे मैं कहूँ कि मैं इसके लिए मेहनत करी हूँ, मैं इसके लिए मेहनत करी हूँ, चाहे रात को इंसान रात नहीं जानता, दिन को दिन नहीं समझता कि हमें क्या है, हमें एक काम कराना है। ठीक है, आपके भी माइंड में होगा कि इस काम को हमें सीखना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें जॉब तभी मिलेगा जब ये और चीज़ ध्यान देना कि जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो हिस्ट्री में कहीं से भी उठा के इतिहास कहीं से पढ़ लो, समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसके अगर बेसिक नॉलेज आपको होगा ना, हिस्ट्री बहुत बढ़िया समझ में आएगी। चाहे देखो, कभी भी याद करना तो आप प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करना, पहले समझना, इतना ज़्यादा समझ के पढ़ना कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो। अब आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ोगे, आधुनिक इतिहास पढ़ोगे, फिर दिक्कत आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन जैसे प्राचीन छोड़ दिए, फिर मध्यकालीन छोड़ दिए, आधुनिक उठा लिए, माथा पाँच हो जाएगा, कुछ समझ में ना आएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोगों से कि जितने भी वंशज के बारे में मैं पढ़ाई थी आपको, उतने वंश आपको याद कर लेना है। चाहे आपका चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश, प्रतिहार वंश, गौड़ वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश, पाल वंश, चोल वंश, जितने भी वंश आपको पढ़ाई हूँ, उसका एक एक क्या क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, जिस तरीके से मैंने सिर्फ लिखा है यहाँ पे संगम वंश के संस्थापक कौन है, मैंने हरिहर के बारे में लिख दिया और कुछ नहीं लिखा। मैंने बुक्का के बारे में सिर्फ लिख दिया कि ये भी था, इसके समय ये आया था बाहरी, और इसने कौन सी उपाधि धारण किया था, और इसके समय में कौन ऐसा राजा आया था जिसने आके विजयनगर पर यानी संगम काल पे आके, संगम वंश पे आके वहाँ पतन करना स्टार्ट कर दिया था, हमला किया था। तो तुरंत आपके माइंड में होगा कि ये लिखा गया है कि मोहम्मद प्रथम। ये इसी तरीके से आपको जो जो वंश आपको पढ़ना है, जैसे आपको पढ़ना होगा गुप्त वंश, तो गुप्त वंश आप पढ़ते हो तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। श्री गुप्त के बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आए थे। जो समुद्रगुप्त के बारे में जो जानता है कि उत्तर भारत जो है
उसके 9 राज्यों को जीत लिया था और इस दक्षिण भारत के 12 राज्यों को उसने जीत के पूरे जगहों पे अपना जय जयकार मनवा दिया था। उसका ऐसा घोड़ा था कहीं से भी पानी पी सकता, तीनों समुद्र में, मतलब कि चाहे इसका अरब सागर हो, हिंद महासागर हो, ये बंगाल, कहीं से भी पानी पी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बस ऐसे याद करना कि सिर्फ जैसे ही हमने गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, उसके बाद जैसे ही नीचे उतरो तो कहो कि आया था शासक, जो आया था वास्तविक शासक, यानी मतलब मजबूती से वो काम करता था वो भी, तो चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त पढ़िए, रामगुप्त पढ़िए, चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़िए, इन सबों के बारे में पढ़ते जाइए। एक का चार्ट धीरे छोटा सा एक बनाइए, उसमें एक एक लोग का नाम लिखिए कि ये इसने काम किया था। कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट में, इसलिए आपको याद हो सकता है। ठीक है, अब हम कहाँ पे थे बताइए आप लोग। अब इसका क्या हुआ कि देवराज द्वितीय ने इसे गजवेटका कहा गया है, ये श्रीलंका पे भी आक्रमण किया था। इसके समय अबुल रज्जाक आया था यहाँ पे। मल्लिकार्जुन ने कुछ नहीं किया था। विरूपाक्ष ने की हत्या सालुब कर दिया था, इसका नाम था सलूब, इसका नाम था सालुब, या इसने कर दिया था विरूपाक्ष की हत्या। अब ये अंतिम शासक है किसका, संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष है। इस विरूपाक्ष की हत्या कर दिया इसने, क्योंकि यहाँ पे कमजोर हो गया ये शासक। पहले से ही जब मल्लिका अर्जुन आया था तभी ये शासक कमजोर था और कमजोर कर दिया। इस पूरे संगम को खत्म करने के लिए वो बना दिया। लेकिन जो क्या था, नगर जो था विजयनगर ही तो था, जो साम्राज्य चल रहा था विजयनगर चल रहा था। विजयनगर में तो एक ही वंश हटा, दूसरा वंश तो उसी वंश में आके स्थापना अपना स्टार्ट कर लिया। जिस तरीके से हमने दिल्ली सल्तनत में देखा था, बहुत सारे आए थे, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे आए, लेकिन वही राज्य किया, सबके सब मारे गए, सबके सब चले गए। बाबर भी आया, बाबर के विषय में तो आप जानते हो, पानीपत के लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया 1526 में, ये सब तो आप जानते ही हो, पढ़ा चुकी हूँ मैं। फिर सालूब वंश का स्थापना इसने कर दिया, सालूब ने सालूब वंश का स्थापना कर दिया अपने नाम से। इसे सालूब नरसिंह कहते हैं, ठीक है, सालूब नरसिंह इसको कहते हैं कि ये प्रथम बलहार इसे कहा जाता है। बलहार का मतलब होता है बलि देना, किसी को मारकर अपना एक राज्य बसा देना, उसे कहा जाता है बलहार। इसलिए बलहार के बारे में पूछेगा तो आप बता देना कि ये सालूब जो था इसे कहा जाता है बलहार। इसने क्या किया था, प्रथम बलहार किया था, इसने युद्ध मतलब किया और उसको हरा के अपना एक राज्य बना लिया था, अपना एक वंश बना लिया था। तो उसमें सालूब वंश अपना बना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा दिन चला नहीं, बता तो दी कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सालूब वंश बनाया, इसका अंतिम शासक कहा है इम्माडी, इसका अंतिम वंश आया इम्माडी। लेकिन इस इम्माडी का हत्या करके वीर नरसिंह ने हत्या इसका कर दिया इम्माडी का, और इसको कहा जाता है कि इसने भी बलहार द्वितीय किया था, इसने बलहार द्वितीय किया था। तो क्या आपके माइंड में हो रहा है कि इसने क्या किया? क्या दोनों को बलहार कहा जाता है? क्योंकि बलहार प्रथम पूछेगा तो सालूब नरसिंह था, और यहाँ पे वीर नरसिंह था जो द्वितीय बलहार में था। दोनों नरसिंह के नाम से ध्यान में अपने रखना। अब इसने इमांडी को मार दिया था और इसने किसको? विरूपाक्ष को मार दिया था प्रथम वाले में। जैसे ही इस वीर नरसिंह के बारे में आप देख लिए, तो वीर नरसिंह ने तुल्लु वंश का स्थापना कर दिया था, तुल्लु वंश का स्थापना कर दिया था। इसे हम कह सकते हैं कि यही संस्थापक था वीर नरसिंह। वीर नरसिंह तुल्लु वंश के संस्थापक थे, ठीक है। इसके समय में अलमोंड आए थे, इसका ये पुर्तगाल के थे, व्यापारी थे, आए थे अपना कुछ मतलब व्यापार करने के लिए सब आए थे, ठीक है। ये व्यापार करने के लिए एक व्यापारी आया था। समझ में आ रहा है कुछ भी? अब यहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में, तुल्लु वंश के बारे में पूरा आपको बताऊंगी, पूरा आपको बताया जाएगा इसके बारे में। लेकिन इससे पहले अभी आपको और कुछ देखना है, एक जगह और छूट गया है। देखिए, जो देवराय प्रथम था, देवराय प्रथम यहाँ पे है ना, देवराय प्रथम के समय फिरोज शाह ने आक्रमण कर दिया था, ठीक है। लेकिन इसके समय एक, मान लीजिए कि एक यात्री कह सकते हो, आके इसके समय एक बसा हुआ था इटली का, जिसे कहा जाता है निकोली
कोट्टी, निकोली कोट्टी आया और यहाँ पे देखो सभी लोग आते हैं और अपना अपना सुझाव देते हैं और बुक्स लिखते हैं और सारे लोग आके इनको सुझाव अपना देना स्टार्ट कर देते हैं। आपके माइंड में होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जब पढ़ाया जा रहा था तो सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त की जब युद्ध हो गया था, दोनों में भीषण युद्ध हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जब जीत गया था, सेलुकस निकेटर हार गया था। अपनी बेटी का शादी कर दिया था, कार्नेलिया का शादी, इसके हेलन भी कहा जाता है, उसे कार्नेलिया भी कहा जाता है। सेलुकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, वो जीत गया, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया और सेलुकस निकेटर हार जाता है। हारने के बाद जब अपनी बेटी का शादी कर देता है तो सेलुकस निकेटर का एक राजदूत रहता है, राजदूत खबर पहुंचाने वाला, तो उस राजदूत को सेनापति कहिए, राजदूत कहिए, वो भेज दिया था भारत में। कहाँ पे? कार्नेलिया के साथ भेज दिया, अब जाओ। उसका नाम था मेगास्थनीज। वो आया किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। दरबार में रहना स्टार्ट कर दिया और सारे ही घटना को उसने इंडिका पुस्तक में लिख दिया। तो एक इंडिका पुस्तक उसने लिखा और उसने सारे इतिहास उसमें रख दिया। चंद्रगुप्त मौर्य की सारी कहानियां उसने बता दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे नंद वंश के धनानंद को मारा, किस तरीके से सेलुकस निकेटर को हराया, किस तरीके उसके चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे चाणक्य थे। तो जो ये आपको कहानी देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे उनका नाम था चाणक्य, यानी आप लोग कौटिल्य भी कह सकते हो, उसने विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ध्यान में रहे कि कहीं से भी क्वेश्चन आपको फंसा के पूछ सकता है, और जो इस लेवल को अगर सीख जाता है, पार कर लेता है, फिर उसे कहीं दिक्कत नहीं होगी। इतिहास जो समझ लिया उसके लिए कुछ नहीं है, जो नहीं समझा उसके लिए बहुत कुछ है। तो इसलिए इतिहास समझो, इतिहास पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपका ज़्यादातर ना क्वेश्चन इतिहास से ही पूछता है, इतिहास से ही पूछ लेता है, कहता है कि ये इसके बारे में बताओ। तो हर एक चीज़ के बारे में इतिहास में पूछता है। जैसे पूछ दिया चालुक्य वंश के संस्थापक बताओ, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक बताओ। जैसे राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हो गए। प्रतिहार वंश के संस्थापक बताओ, वर्धन वंश के संस्थापक बताओ। वर्धन वंश के संस्थापक जानते हो कि नहीं? पुष्यभूति हैं, ध्यान में रहे। और गौड़ वंश के संस्थापक शशांक के विषय में बता देना। पाल वंश के संस्थापक गोपाल को बता देना। मतलब जो है ना, इसके संस्थापकों के विषय में आप याद कर लेना, एक एक हर का संस्थापक याद कर लेना, पहले कहीं भूलना नहीं। हर मतलब जितने भी वंश है ना, उसके संस्थापकों का नाम याद कर लेना। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे चल रहा था प्रतिहार वंश, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चल रहा था आपका कौन सा वंश? गुप्त वंश, वर्धन वंश। वर्धन वंश यहाँ का, वर्धन वंश का जो वर्धन वंश जिसमें हर्षवर्धन था, उसके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। इसके बारे में तो आप जानते हो। पहले इसकी राजधानी थानेश्वर थी। यहाँ हरियाणा के साइड में थानेश्वर है, यहाँ पे इसकी राजधानी थी, लेकिन अपनी राजधानी बाद में यहाँ कन्नौज में बना दिया था। अब इसे आप गुप्त वंश का ही, वर्धन वंश को कह सकते हो कि गुप्त वंश का ही था, मतलब ये मगध का था, कह सकते हो ना। मगध में ये वर्धन वंश आया, क्योंकि पहले तो हरियाणा के साइड में वर्धन वंश चल रहा था, और वर्धन वंश के संस्थापक के विषय में पुष्यभूति थे। यहाँ का राजा, प्रथम राजा वर्धन वंश का था प्रभाकर वर्धन। उसके बेटे थे दो। एक का नाम था हर्षवर्धन, एक लड़की थी राजश्री, हैं। राज्यवर्धन एक का लड़का बड़ा वाला राज्यवर्धन था।